आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र शर्मा हरिद्वार से। मित्रों, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जाने माने पर्यावरणविद एवं लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने वाले ग्रीन मैन के नाम से मशहूर विजयपाल बघेल जी से, जो पिछले कई दशकों से पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्ष लगाओ तथा वृक्ष बचाओ अभियान में जुटे हुए हैं। इन्होंने 1.25 करोड़ भारतीयों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने का न केवल बीड़ा उठाया है, बल्कि इसमें वह सतत रूप से हमेशा लगे रहते हैं और लाखों लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर उनसे पेड़ भी लगवा चुके हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी कई दशकों से वह अपने पर्यावरण संरक्षण के कार्य में जुटे हुए हैं। वर्तमान में वह पिछले 1.5 दशक से उत्तराखंड में भी पर्यावरण के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और पेड़ लगाने की मुहिम चलाए हुए हैं। इनके पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण को देखते हुए कई राज्य सरकारों व केंद्र सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा है। वर्तमान में श्री विजयपाल बघेल ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश में वृक्षारोपण के मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन्हें पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षों के महत्व के बारे में बचपन से ही बोध हो गया था। तभी से इन्होंने अपना जीवन पर्यावरण के प्रति समर्पित कर दिया। आइए इनकी पर्यावरण संरक्षण यात्रा के बारे में जानते हैं खुद पर्यावरणविद विजयपाल बघेल जी से। प्रकृति यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि शांतिकुंज परिवार के जो प्रमुख रहे हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी, वो हमारे पैतृक जहाँ है वहाँ के थे। इनसे हमारे दादाजी की अच्छी मित्रता थी, तो जो संस्कार इनके माध्यम से हम तक, हमारे परिवार तक आए। जब हम इनसे मिलने जाते थे तो एक दिन हम जा रहे थे तो रास्ते में छोटी सी उम्र थी, बचपन में 7-8 साल की, लोग एक पेड़ को काट रहे थे। दादाजी के साथ साइकिल से जाना हो रहा था, तो जब जहाँ से पेड़ कट रहा था तो बच्चे के मन में एक जिज्ञासा हुई। कहा कि जहाँ से आरी चल रही है वहाँ से जो द्रव्य धारा गिर रही है वो क्या है। तो बच्चे को समझाने के तरीके से दादाजी ने बोला कि ये पेड़ कट रहा है तो रो रहा है, इसकी अश्रु धारा है। बच्चा उस दर्द को खुद महसूस करता है और कहता है कि कंपैरिजन करता है कि जब मास्टर जी एक चांटा मारते हैं तो 2 आंसू टपकते हैं, इसके लिए इतनी धारा गिर रही है तो इसको कितना दर्द हो रहा होगा। इसको नहीं कटना चाहिए, काटने से रोकना चाहिए। इग्नोर की जाती है तो फिर बाल हट होती है और वो आखिर में बच्चा उस पेड़ से जाके लिपटता है। और उसी साल 5वीं क्लास, क्योंकि उस समय बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे, तो 5वीं क्लास में निबंध लिखने को आता था और 10 लाइन किसी विषय विशेष पे लिखने को मिलती थी। हमारे मास्टर जी ने गंगा पे, गाय पे, राष्ट्रभक्ति पे इस तरह की 3-4 निबंध तैयार कराए थे। लेकिन पहाड़ में उस समय चिपको आंदोलन चल रहा था, तो इन तीनों विषयों में से कोई विषय नहीं आया। विषय आया कि पेड़ पे 10 लाइन लिखिए। पेड़, क्योंकि जब ही उस पेड़ को कटने की जो घटना हुई थी तो उससे जुड़े जो भी कटता है तो रोता है, हरे पत्ते होते हैं, लकड़ी होती है, छाया देता है, फल देता है। 10 लाइन पूरी नहीं लिखेंगे, दादाजी को बताएगा। तो दादाजी ने कहा कि वो रोजाना बोध कथाएं कहती थी, बच्चों को इकट्ठा करके हर कीर्तन कराते थे और बोध कथाएं कहते। उस दिन उन्होंने ना जो बिश्नोई समाज के लोग, उन 363 लोगों ने जो पेड़ कटने की, अपने बचाने के लिए, पेड़ कटने को बचाने के लिए उन्होंने अपनी 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया, वो बोध कथा सुनाई। वो अंदर तक घर कर गई। तभी से पेड़ के प्रति आत्मीय रिश्ता हो गया, मित्रता हो गई। कुछ समय बाद इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी में एक तो फैमिली प्लानिंग बड़े जोर शोर से चला था और दूसरा ट्री प्लांटेशन भी चला था। बाल टोली बनाई गई, पेड़ लगाए गए, खूब पेड़ लगाए गए। पेड़ के साथ इतना आत्मीय रिश्ता जुड़ गया कि फिर बीज गुल्लक बनाया गया। बीज गुल्लक फिर थोड़े से और बड़े हुए तो NSS ज्वाइन किया। NSS के माध्यम से फिर पर्यावरण की रक्षा की। फिर 1984 में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हमारी बाल टोली को रिकग्निशन दिया। उसके बाद हर साल नए अभियान, नए शुरुआत होती रही। 1993 में आके भारत सरकार की एक योजना आई कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं पर्यावरण वाहिनी के नाम से। पर्यावरण वाहिनी क्योंकि बहुत नया विषय था पर्यावरण का, तो उसका संयोजक हमको बनाया गया। पर्यावरण वाहिनी के बाद वो पर्यावरण के विषय में फिर डीपली जानकारी हुई, क्योंकि सरकार के साथ पर्यावरण के जितने भी अवयव हैं, जितने भी विषय हैं, जितने बिंदु हैं, उन तक पहुँचने का मौका मिला। बाद में जब पर्यावरण वाहिनी ख़त्म हुई तो पर्यावरण सचेतक समिति बनी। उसके बाद ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ। ये परंपराएं चलती गई। पहली बार बड़े स्तर का जो सम्मान मिला वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी
शीला दीक्षित जी, उनके हाथों से रेड एंड वाइट बहादुरी पुरस्कार एक मिला था। वैसे पुरस्कार तो पहले बहुत मिलते रहे थे, लेकिन पुरस्कार जो मिलने चाहिए थे सरकारी स्तर वाले वो शुरू हुए 2001 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी के हाथों से वन विभूति अवार्ड मिला। 2002 में फिर एक वन जीव रक्षक अवार्ड मिला। फिर तो झड़ी लग गई और 2007 आते आते दुनिया के दूसरे देशों ने भी काम को सराहा। कई अप्रिसिएशन लेटर और कई सम्मान पत्र वहाँ से भी आए। 2011 में जनगणना हुई, 2013 में उसका जब आया कि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, तो हमने तभी एक निश्चित किया कि हम मिशन 125 करोड़ चलाएंगे और वो अभी तक बदस्तूर जारी है। 40% लोगों तक हम उनके जन्मदिन पे पौधारोपण कराने का एक हमने शुरुआत की। आगे हम चाहते हैं कि हर देशवासी एक पेड़ लगाए, क्योंकि अभी 2020 में जो कोविड-19 जो आया, इस में जो दिक्कत थी वो ऑक्सीजन की कमी होने की दिक्कत पाई गई। हम देखें कोविड का प्रभाव अर्बन क्षेत्र में ज़्यादा रहा, रूरल एरिया में कम रहा। इसको ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। ऑक्सीजन के लिए केवल पेड़ लगाना चाहिए। दुनिया बड़ी चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो विश्वव्यापी समस्या है, उसके लिए सभी विकसित अविकसित सभी देश जुटे हैं। अभी 2022-23 में G20 हुआ है। G20 का मेन उद्देश्य भी यही रहा कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करें, क्लाइमेट चेंज को कैसे बैलेंस करें। अभी पिछले महीने ही दिसंबर में दुबई में जो COP28 हुआ, उसमें भी मुझे रहने का मौका मिला। वहाँ भी यही बात निकल के आई कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कवर होगा, धरती का बुखार उतना ही कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग उतनी कम होगी। ये सिनेरियो है वो दुनिया के बहुत सारे देशों की इकोलॉजी को मैंने जाना है तो पाया है कि बहुत सारे देश का ग्रीन कवर बहुत ज़्यादा है। जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 68% फॉरेस्ट कवर है, और देश में और दूसरे प्रदेश प्रांतों में जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो हम 4.5% पे थे, अब और घट गया है। तो दूसरे प्रांतों की स्थिति बड़ी दयनीय। अगर उत्तराखंड का ये हिमालय और ये पहाड़ और ये ग्रीन कवर नहीं होता तो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं हो सकती थी। हमने भारत सरकार को कहा कि एक हिमालय नीति बनाई जाए, यहाँ इनको ऑक्सीजन रॉयल्टी दी जाए, ऑक्सीजन एक बैंक बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से ही सभी को सांस मिल रहा है। दूसरा एक हमारा ये भी कहना था कि उत्तराखंड प्रकृति की धरोहर का एक देश का सबसे एक प्रमुख स्थल है, क्योंकि हिमालय हमारे बीच में है, गंगा जैसी पवित्र नदी हमारे बीच में है, और सारी नदियाँ हैं, ग्लेशियर यहाँ हैं, यहाँ वाइल्ड लाइफ यहाँ है, यहाँ वो सब कुछ है जिसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। सरकार के साथ कई कार्यक्रमों योजनाओं में अपना भी हस्तक्षेप है। चाहते हैं कि पर्यावरण बचे, पेड़ जो लगे हैं वो बचें और लगाए भी जाएं। वैसे तो उत्तराखंड के साथ देवभूमि उत्तराखंड के साथ कई पीढ़ियों का रिश्ता है, लेकिन सक्रियता के साथ मेरा व्यक्तिगत उत्तराखंड के साथ 2010 के कुंभ में बड़े सक्रियता के साथ रहा। यहाँ इस कुंभ को 2010 वाले को एंटी पॉलीथीन एक ड्राइव चलाया और पॉलीथीन फ्री कुंभ बनाने का प्रयास किया। 2012 आते आते हमने एक नक्षत्र वाटिका के संकल्पना के साथ नक्षत्र वाटिका विकसित की। उसके बाद यहाँ हिमालय वाहिनी का एक गठन किया, जिसके माध्यम से परमात्म निकेतन ऋषिकेश के सहयोग के साथ पूरे उत्तराखंड में कई अभियान चलाए। यहाँ लॉकडाउन के बाद यहाँ एक नगर वन, रुद्राक्ष वन, कई सारे जो योजना अपनी वो हमने पूरी कर दी हैं। आगे हमारा हरिद्वार के लिए, क्योंकि यहाँ हर की पेड़ी कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ एयरपोर्ट आने की पूरी संभावना है, यहाँ जो विकास के जिसकी कल्पना की जा सकती है वो सब कुछ यहाँ आने वाला है, और वो सब पर्यावरण के लिए कहीं न कहीं नुकसान करने वाला भी होगा। तो उस पक्ष को देखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यहाँ किसी तरह की कोई पर्यावरणीय दिक्कत ना हो, वो सारे काम चाहे पौधारोपण के माध्यम से हो, चाहे गंगा स्वच्छता के माध्यम से हो, चाहे यहाँ STP और जो ETP इंडस्ट्रियल वेस्ट की हो, चाहे आजकल जो चल रहा है वो बैटरी वेस्ट का बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसका डिस्पोज करना भी बड़ा हार्मफुल है। तो उस पर भी हमारी पूरी नज़र है और
हम यहाँ एक भारत माता वाटिका बनाने का हमारी संकल्पना है कि हम हरिद्वार में एक भारत माता वाटिका बनाएं जो भारत के नक्शे पे उकेरी जाए और भारत के राष्ट्रीय वृक्ष को और जहाँ जहाँ जो प्रांत हैं उन प्रांतों के प्रांतीय वृक्ष को रोपित करके भारत माता का बहुत जल्दी हम इसको पूरा करने वाले हैं। हरिद्वार के लिए जो भी संभव हो सकेगा, हरिद्वार के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, चाहे नगर निगम के माध्यम से हो, चाहे विकास प्राधिकरण के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से हो, नहीं तो राज्य और केंद्र की सरकारों के माध्यम से हो, कई सारी योजनाओं को हम यहाँ के लोगों को स्वस्थ पर्यावरण देने के लिए ला रहे हैं। मित्रों, पूरी दुनिया इस समय विकास की अंधी दौड़ में लगी हुई है। विकास के नाम पर विकसित देशों ने पर्यावरण की जो अनदेखी की है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, जिसके परिणाम विकासशील देशों को भी भुगतने पड़ रहे हैं। भारत में भी विकास की यात्रा यूं तो कई दशकों से चल रही है, परंतु इसमें पंख 2014 के बाद लगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत की बागडोर संभाली और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। परंतु जैसे जैसे देश में रेल, सड़क यातायात, हवाई अड्डों का विकास व बढ़ते शहरीकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण के प्रति चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। गंगा पर बने बड़े बड़े बांधों के विरोध में कई पर्यावरणविदों ने व्यापक आंदोलन भी किए हैं। ग्लोबल वार्मिंग एवं बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने के लिए एक मंच पर आ गई है, परंतु पर्यावरण बनाम विकास की लड़ाई में समय समय पर पर्यावरणविदों ने अपना विरोध जताया है और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के लिए सरकारों को चेताया है। इसी को देखते हुए 1972 में केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम बनाकर पर्यावरण को बचाने के लिए पहल की गई। आज एनजीटी की भी विकास के नाम पर पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति बड़ा सख्त रवैया है और उसको देखते हुए सरकार भी एनजीटी के आदेशों का पालन करने में लगी हुई है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले पर्यावरणविद एसपी गोदरेज, एमएस स्वामीनाथन, माधव गाडगिल, जाने माने वकील एमसी मेहता, मेधा पाटकर जैसे नाम प्रमुख हैं। परंतु चिपको आंदोलन के पुरोधा सुंदरलाल बहुगुणा के योगदान को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिनका चिपको आंदोलन पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया। श्री बहुगुणा बड़े बड़े बांधों के विरोधी रहे, बल्कि उनकी जगह गंगा पर छोटे छोटे बांधों के हिमायती रहे। आज विजयपाल बघेल भी उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद।